हेलो बेटा। आज हम लोग लेसन नंबर 5 के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर रहे हैं, थेरेप्यूटिक मेजर्स। तो बेटा जो हमारा लेसन नंबर 5 है, थेरेप्यूटिक अप्रोचेस, थेरेप्यूटिक मेजर्स, उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं उसको प्रीवियस ईयर्स के एक बार देख लेते हैं। सो आई एम टेकिंग ऑन एन एवरेज 4 और 5 क्वेश्चंस। जो मेरे सामने पहला क्वेश्चन है बेटा, इन्होंने बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन लॉन्ग आंसर हमसे पूछा है। एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइकोथेरेपी, डिस्क्राइब द प्रिंसिपल्स ऑन विच ह्यूमनिस्टिक एक्सिस्टेंशियल थेरेपी इज बेस्ड। सो दिस क्वेश्चन हैज टू पार्ट्स. द फर्स्ट पार्ट इज एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइकोथेरेपी, और फिर दूसरे पार्ट में पूछा है डिस्क्राइब द प्रिंसिपल्स ऑन विच ह्यूमनिस्टिक एक्सिस्टेंशियल थेरेपी इज बेस्ड। तो एक एक करके बात करते हैं। एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइकोथेरेपी। तो बेटा जो हमने पढ़ी हुई हैं वही थेरेपीज हम लिखेंगे। तो हम सबसे पहले इसमें लिखेंगे द डिफरेंट टाइप्स of psychotherapies are as follows. As follows करके आप लिखना नंबर 1, और नंबर 1 में बेटा आप लिखोगे बिहेवियर थेरेपी। अब बेटा बिहेवियर थेरेपी के बाद आप लिखोगे नंबर 2, और नंबर 2 पे आप लिखोगे ह्यूमनिस्टिक एक्सिस्टेंशियल थेरेपी। और ह्यूमनिस्टिक एक्सिस्टेंशियल थेरेपी जब आप लिखोगे तो आप उसके नीचे ऐसा एरो बनाओगे, और बेटा इस तरीके से उसको फिर ऐसे करके 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दोगे जैसा हमने नोट्स में किया हुआ है। तो आपने लिखा ह्यूमन एक्सिस्टेंशियल थेरेपी, फिर आपने ऐसे नीचे लाइन ड्रॉ करी, फिर उसको इस तरीके से करके 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। फिर आपने उसमें लिखा फर्स्ट में लोगोथेरेपी, फिर आपने लिखा क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी, फिर आपने लिखा जेस्टाल्ट थेरेपी। फिर बेटा इसके बाद आपने थर्ड नंबर पे पहुंच गए। फिर आपने क्या लिखा? फिर आपने थर्ड नंबर पे लिखा बेटा हमारी कॉग्निटिव थेरेपी, और कॉग्निटिव थेरेपी के नीचे भी ऐसे लाइन ड्रॉ किया, फिर उसको 3 उसमें डिवाइड किया, 1 2 3। फर्स्ट वाले में बेटा आपने लिखा RET, मैंने नोट्स में पूरा लिखा हुआ है, उसी तरीके से लिख देना। तो रैशनल इमोटिव थेरेपी, उसमें आप लिखेंगे बेटा RET, और उसके नीचे लिखा बाय एल्बर्ट इलिस। फिर आपने सेकंड नंबर के नीचे लिखा बेटा डाइफंक्शनल कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स बाय एरन बैक, और फिर आपने एरो बना के लास्ट में लिखा CBT। इतनी ब्यूटीफुली आपने जो है अच्छी तरह क्लियरली आपने उनको डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइकोथेरेपीज बता दी। मैम अगर हम इसमें सिर्फ इतना लिख दें 1 2 3 करके, बिहेवियर थेरेपी, ह्यूमन एक्सिस्टेंशियल थेरेपी, और बेटा तीसरा हमारा कॉग्निटिव थेरेपी, तो काम नहीं चलेगा? नहीं, काम तो बहुत आराम से चल जाएगा, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। पर जब आपने पढ़ाई करी है, आपने समझा है, तो 2 मिनट में लिखने में क्या प्रॉब्लम है, उसको लिख दो आराम से। अब बेटा इसका सेकंड क्वेश्चन था डिस्क्राइब द प्रिंसिपल्स ऑन विच ह्यूमन एक्सिस्टेंशियल थेरेपी इज बेस्ड। अब आप ये बताओ ह्यूमनिस्टिक एक्सिस्टेंशियल थेरेपी किस पे बेस्ड है? और आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है बेटा ये सिर्फ एक ही चीज पे बेस्ड है, और वो ये है कि जब हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नहीं कर पाते और हमें ऐसा लगता है कि बहुत सारी ऑब्स्टिकल्स हैं उसमें, तब हम परेशान हो जाते हैं। तो बेटा उसको हम बोलते हैं कि हमें डिस्ट्रेस हो रहा है, परेशानी हो रही है, और इस परेशानी के साथ जब हम थेरेपिस्ट के पास जाते हैं तो थेरेपिस्ट सबसे ज़्यादा हमारी उस प्रॉब्लम्स को जो है वो बेटा जो प्रेजेंट है उस पे फोकस करता है। तो इसके प्रिंसिपल्स बताने के लिए हम पॉइंट्स में लिखेंगे, और कम से कम हम 5-6 पॉइंट्स लिखेंगे। हम सबसे पहले लिखते हैं ह्यूमन बीइंग्स आर मोटिवेटेड बाय द डिजायर फॉर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। Self actualization is the chief aim of human life.
फिर किस प्रिंसिपल पे काम करती है, तो वो प्रिंसिपल बता रहे हैं। सेकेंड पॉइंट में हमने लिखा व्हेन दीज नीड्स ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आर कर्ब्ड, आर रेस्ट्रिक्टेड, आर ब्लॉक्ड बाय द फैमिली, सोसाइटी or by the person himself, he feels distress. Beta, third point, healing occurs when the client is able to perceive the obstacles to self-actualization. When he is able to understand the obstacles that are in self-actualization, healing starts. फोर्थ पॉइंट बेटा आप लिखोगे हीलिंग अकर्स व्हेन ही इज एबल टू रिमूव दिस ऑब्स्टिकल्स। तो मैंने क्या बताया था, फर्स्ट ही इज एबल टू, हीलिंग टेक्स प्लेस व्हेन ही इज एबल टू परसीव द ऑब्स्टिकल्स इन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेकेंड में देन ही इज एबल टू रिमूव दीज ऑब्स्टिकल्स। फिर बेटा हम लिखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन रिक्वायर्स expression, emotional expression. The family and society curb does not allow this emotional expression. तो फैमिली और सोसाइटी उस एक्सप्रेशन को नहीं इमोशन को एक्सप्रेस होने दे रही, एंड दैट इज व्हाई द क्लाइंट एक्सपीरियंसेस नेगेटिव इमोशंस। बेटा देयरफॉर द थेरेपी क्रिएट्स अ very very important point, ये हमने नोट्स में भी लिखा था, therefore the therapy creates a permissive, जो परमिट करती है, a permissive, non-judgmental and accepting atmosphere in which the client's emotions can be freely expressed. ये प्रिंसिपल है। मैम वो अजम्पशन वाला पॉइंट लिखना है इसमें कि नहीं बेटा, आई डोंट थिंक सो इट इज रिक्वायर्ड एट ऑल। तो आप बस इतना लिख दो तो बहुत है। अगर इसमें से कोई एक आध पॉइंट हटा रहे हो तो आप अजम्पशन वाला लिख देना, अदरवाइज दैट इज इनफ। ठीक है, अब बेटा ये हमारा जो था इसमें हमने 5 या 6 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन आया, तो हमने वो फर्स्ट पॉइंट में तो थेरेपीज बता दी और उसके बाद हमने 5 पॉइंट्स लिख दिए। ऑल्दो आई रेड मोर देन 5, मैं तो 6-7 पढ़ लिए थे। अब बेटा हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो मेरे सामने है, और वो है discuss in brief the techniques used in behavior therapy. Discuss in brief the techniques used in behavior therapy. ये सिर्फ बेटा behavior therapy की टेक्निक्स पूछ रहे हैं, तो टेक्निक्स तो हम वो सारी की सारी लिखेंगे ही, पर उससे पहले हम एक इंट्रोडक्शन की लाइन लिखेंगे। वो इंट्रोडक्शन की लाइन ये बताएगी कि बिहेवियर थेरेपी जो है बेटा वो यूनिफाइड नहीं होती है, वो फॉल्टी बिहेवियर के हिसाब से जो है देख करके दी जाती है, डिफरेंट टेक्निक्स में से एक टेक्निक निकाली जाती है। तो हम इंट्रोडक्शन पहले लिख लेते हैं। तो हमने इंट्रोडक्शन में क्या लिखा, हमने बेटा इसमें सबसे लिखा सबसे पहले बिहेवियर थेरेपी इज नॉट अ यूनिफाइड थेरेपी विच इज अप्लाइड इररिस्पेक्टिव ऑफ द क्लिनिकल डायग्नोसिस और द सिम्टम्स प्रेजेंट। इसको भी छोड़ो, तुम सिर्फ इतना ही लिखो, इट इज नॉट अ यूनिफाइड थेरेपी बेटा, इट इज कंसिस्टेड ऑफ अ लार्ज सेट ऑफ बिहेवियरल टेक्निक्स। ठीक है, ये यूनिफाइड नहीं है, इट इज कंसिस्टेड ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ बिहेवियर टेक्निक्स। अब वो कौन सी होती है, तो आप लिखेंगे बिहेवियर टेक्निक्स फॉर चेंजिंग बिहेवियर। आप फर्स्ट लिखोगे नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, one learns to move away from dangerous stimuli or to get rid of painful stimuli because they provide negative reinforcement। ये हम समझ चुके हैं, नेगेटिविटी रीइंफोर्स हो जाती है, वो स्टिमुलाई जो हमें नेगेटिविटी देता है हम उससे मूव अवे हो जाते हैं। एक तो ये बिहेवियरल बेटा टेक्निक हो गई। दूसरा हमने बोला एवर्सिव कंडीशनिंग हो जाती है, हमारा रिस्पॉन्स पे फोकस करेंगे, जबकि हम नेगेटिव रीइंफोर्समेंट पे स्टिमुलाई पे कर रहे थे। तो नेगेटिव हमने बेटा एवर्सिव कंडीशनिंग में क्या कहा, इट रेफर्स टू रिपीटेड एसोसिएशन ऑफ अनडिजायर्ड रिस्पॉन्स विद एन एवर्सिव कॉन्सिक्वेंस। एवर्सिव मतलब हेटफुल कॉन्सिक्वेंस, जो हमें नहीं चाहिए। तो जितनी बार हम जो है एसोसिएट होते हैं बेटा अनडिजायर्ड रिस्पॉन्स के साथ, विद रिपीटेड पेयरिंग द पर्सन विल गिव अप नेगेटिव बिहेवियर।
हर बार मेरा रिस्पॉन्ड जो है वो ऐसा होता है और फिर मुझे पेन में जाना पड़ता है, तो मैं अपना रिस्पॉन्स जो है इसको हटा लेता हूँ। उसमें स्टिमुलाई से दूर भाग रहा था नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में। क्लास में भी मैंने ये पॉइंट डिफ्रेंशिएट किया था। थर्ड हो गया बेटा पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। फिर यही हो गया, इफ एन अडेप्टिव बिहेवियर अकर्स द पॉजिटिव रिवॉर्ड इज गिवन। और बेटा फिर हो गया फोर्थ टोकन इकोनॉमी। तो टोकन इकोनॉमी में अ टोकन कैन बी गिवन एज अ रिवॉर्ड एवरी टाइम वांटेड बिहेवियर अकर्स, and the tokens are collected and exchanged for a reward, either for a gift or a picnic or a movie show etc. तो इकट्ठे कर लिए बहुत सारे और फिर एक एक करके देते गए। फिफ्थ आप लिखोगे टेक्निक डिफरेंशियल रीइंफोर्समेंट। तो डिफरेंशियल रीइंफोर्समेंट हेडिंग डाल के इसमें दो पार्ट्स हैं। पहला आप लिखोगे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट फॉर द वांटेड बिहेवियर एंड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट फॉर द अनवांटेड बिहेवियर अटेम्प्टेड टुगेदर। अच्छा किया तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, बुरा किया तो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। बट इसका बी पॉइंट, इसका सेकंड पॉइंट बहुत इफेक्टिव होता है। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट इज बेटा रिकॉग्नाइज्ड, बट नेगेटिव बिहेवियर इज इग्नोर्ड। तो बी पॉइंट लिखोगे द लेस पेनफुल एंड इक्वली इफेक्टिव मेथड इज द वांटेड बिहेवियर इज पॉजिटिवली रीइंफोर्स्ड and the unwanted behavior is ignored। ये हो गया डिफरेंशियल रीइंफोर्समेंट। फिर बेटा हम सिक्स्थ पे पहुंचे थे, सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन। सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन क्या था? दिस इज अ टेक्निक इंट्रोड्यूस्ड बाय वॉल। फिर हमने क्या लिखा, ये सब बड़ा इंपॉर्टेंट, ये किस में काम आता है सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन? ट्रीटिंग फोबियाज और एंजाइटी। फिर हमने बोला द क्लाइंट इज इंटरव्यूड टू इलिसिट फियर प्रोवोकिंग सिचुएशंस। इलिसिट का हमने मीनिंग लिखा था मैनेज टू गेट इंफॉर्मेशन। तो बेटा क्लाइंट का इंटरव्यू लिया जाता है टू इलिसिट, टू गेट द इंफॉर्मेशन, टू इलिसिट फियर प्रोवोकिंग सिचुएशंस। वो कौन कौन सी सिचुएशंस हैं जो फियर प्रोवोक करती हैं? तो पहले उसका इंटरव्यू लिया। द थेरेपिस्ट प्रिपेयर्स अ हायरार्की। हायरार्की का मतलब एक ऑर्डर प्रिपेयर करता है बेटा ऑफ एंजाइटी प्रोवोकिंग सिचुएशंस। सिचुएशन जिससे एंजाइटी हो वो पहले माइल्ड, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, वो पूरी तैयार कर लेता है। क्या लाइन लिखी तुमने? द थेरेपिस्ट प्रिपेयर्स अ हायरार्की ऑफ एंजाइटी प्रोवोकिंग स्टिमुलाई या सिचुएशन। द क्लाइंट इज आस्क्ड, और क्लाइंट को हम क्या कर देते हैं? रिलैक्स। द क्लाइंट इज आस्क्ड टू स्टॉप थिंकिंग ऑफ द फियरफुल सिचुएशंस इफ द स्लाइटेस्ट टेंशन इज फेल्ट। रिलैक्स होके बैठो, मैं बोलूंगा और आपको अगर कहीं भी स्लाइटेस्ट टेंशन होगा देन स्टॉप थिंकिंग। बेटा ओवर सेशंस, एक एक सेशन में क्लाइंट आता है, थेरेपिस्ट उसको वो सिचुएशन इमेजिन कराता है। Over sessions, the client is able to imagine more severe fear-provoking situations while maintaining the relaxation. तो उसको बोलता जाएगा थेरेपिस्ट, उसको बोलता जाएगा, वो सुनता जाएगा, धीरे धीरे करके जब उसको डर लग रहा है वो आंखें खोल लेगा, मना कर देगा। और बेटा ओवर सेशंस थोड़े टाइम के बाद में वो मिलता जा रहा है और फिर वो ज़्यादा एंजाइटी प्रोवोकिंग, फियर प्रोवोकिंग सिचुएशंस हैंडल कर लेता है अपनी इमेजिनेशन में। While maintaining the relaxation, the client gets systematically desensitized to the fear. वो धीरे धीरे बेटा सिस्टम बिल्कुल डिसेंसिटाइज हो जाता है सिस्टमैटिक वे में। ऐसे कैसे हो जाएगा मैम? व्हाट इज द वर्किंग, हाउ इज इट पॉसिबल? तो इसी में आप समझाओगे व्हाई दिस हैपन्स और हाउ दिस हैपन्स। आप बोलोगे द प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोकल इनहिबिशन ऑपरेट्स हियर। रेसिप्रोकल इनहिबिशन का मतलब होता है इट स्टेट्स दैट द प्रेजेंस ऑफ टू म्यूचुअली अपोजिट फोर्सेस, टू म्यूचुअली एक दूसरे से दो अपोजिट फोर्सेस एट द सेम टाइम इनहिबिट्स द वीकर फोर्स। इनहिबिट्स का मतलब बेटा कंट्रोल, हिंडर, स्टॉप। दिस प्रिंसिपल रेसिप्रोकल इनहिबिशन स्टेट्स दैट when mutually opposing forces are at the same time working, beta, it inhibits, it controls the weaker force. Thus the relaxation response is first build up.
तो रिलैक्सेशन बेटा फियर प्रोवोकिंग को कम कर देता है. एंड माइल्ड एंजाइटी प्रोवोकिंग सीन इज इमेजिन्ड, द एंजाइटी इज ओवरकम बाय रिलैक्सेशन. सेवेंथ था मॉडलिंग. The client learns to behave in a certain way by observing the behavior of a role model or the therapist. इसी में आपने एक और लिखा था बेटा vicarious learning, जिसका मतलब था the learning by observing others through a process of rewarding small changes in the behavior. Vicarious learning का मतलब दूसरे को देख के जब हमारे अंदर changes आ रहे हैं तो आपको reward मिल रहा है. बेटा the client gradually learns to acquire the behavior of the model. इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं. इन्होंने पूछा है बिहेवियर थेरेपीज बताओ सारी, तो आपने बेटा बिहेवियर थेरेपी जो है ये 7 है, तो 7 के 7 आपने लिख दी और उसमें से फिर आप एटलीस्ट 5 को अच्छी तरीके से थोड़ा डिटेल में लिख देना, अदरवाइज नॉट. थर्ड क्वेश्चन जो मेरे सामने लिखा हुआ है, डिस्कस द फैक्टर्स विच कॉन्ट्रीब्यूट्स टू हीलिंग इन साइकोथेरेपी. मतलब बेटा ये वाले तो वो क्वेश्चंस हैं जो कि इतने ईजी हैं और फुल मार्क्स वाले हैं. तो इस वाले क्वेश्चन में फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू साइकोथेरेपी आप बहुत आराम से लिख सकते हो. तो 4 फैक्टर्स हैं बेटा, हमने नोट्स में भी लिखा हुआ है, बिल्कुल अलग से है, तो वो आप तैयार कर लो, बस हम एक बार रिवाइज करें. तो साइकोथेरेपी में वो कौन से फैक्टर्स हैं जिससे कि बेटा जल्दी से हो जाएगी साइकोथेरेपी. फर्स्ट, टेक्निक कौन सी इस्तेमाल कर रहा है थेरेपिस्ट. A major factor in healing is the technique adopted by the therapist. For an anxious client, जिसको anxiety है, CBT and beta behavior therapy are adopted. दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, ये हमने एग्जाम्पल दे दिया. दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा फैक्टर्स अफेक्टिंग साइकोथेरेपी में, एक है थेरेपेटिक अलायंस. It should be regular availability of the therapist and the warmth and empathy is provided. Warmth का मतलब the loveful atmosphere is given. Empathy is provided. तो therapeutic relationship alliance is very important. एक बेटा बहुत 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 important factor होता है catharsis और emotional unburdening helps in healing. Client should unburden himself. Emotionally he must unburden himself. कैथारसिस होना चाहिए, मतलब सारे के सारे इमोशंस बाहर आ जाने चाहिए उसके. थेरेपी जल्दी होती है, इफेक्टिव होती है. और बेटा फोर्थ तुमने लिखा था नॉन स्पेसिफिक फैक्टर्स आर देयर. नॉन स्पेसिफिक फैक्टर्स का मतलब दे अकर विद डिफरेंट क्लाइंट्स एंड डिफरेंट थेरेपिस्ट्स. दिस इज नॉट द कॉमन. ये ऊपर वाले तीनों तो कॉमन फैक्टर्स हैं. तो नॉन स्पेसिफिक फैक्टर्स आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट क्लाइंट्स एंड डिफरेंट थेरेपिस्ट. And these are of 2 types. Beta first is patient variable. Patient variable का मतलब attributed to the patient, to the client. और दूसरे है बेटा therapist variable, means attributed to the therapist. तो जो client attributable वाले हैं, जो client को attributed हैं, वो कौन से variables हैं? Motivation for change. उसको कितना change होने का मन है. अगर ज़्यादा चेंज होने का मन होगा थेरेपी जल्दी असर करेगी. बेटा एक्सपेक्टेशन ऑफ इम्प्रूवमेंट ड्यू टू ट्रीटमेंट, उसको एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए, येस आई हैव गॉट अफेक्टेड, येस आई एम गेटिंग द रिजल्ट. अगर उसको ये वाली चीज़ जिस क्लाइंट में ज़्यादा होगी उसको साइकोथेरेपी ज़्यादा इफेक्टिव लगेगी. अब किसी को अपना चेंज ही नहीं बेटा एनालाइज करने आ रहा है तो फिर कुछ नहीं हो सकता. ये हो गए क्लाइंट वेरिएबल एट्रीब्यूटेड टू द क्लाइंट. दूसरी तरफ आप क्या कर रहे हो बेटा थेरेपिस्ट एट्रीब्यूटेबल. वो होते हैं बेटा पॉजिटिव नेचर ऑफ द थेरेपिस्ट, एब्सेंस ऑफ अनरिजॉल्व्ड इमोशंस ऑफ द थेरेपिस्ट. थेरेपिस्ट के खुद के इमोशंस तो नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट्स तो नहीं है, सो दैट शुड बी देयर. इफ देयर आर सो मेनी अनरिजॉल्व्ड कॉन्फ्लिक्ट्स, थेरेपिस्ट के खुद के दिमाग में वो क्या थेरेपी करेगा. इसके बाद बेटा हमने ये 3 क्वेश्चंस करने के बाद हम 4th पे आते हैं. एक्सप्लेन साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस अकॉर्डिंग टू ह्यूमनिस्टिक एक्सिस्टेंशियल थेरेपी. ये शॉर्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है. क्लास शुरू हुई थी ये वाली, मैंने वो लॉन्ग वाला बताया था, तो बेटा वो जो 7-8 पॉइंट्स हैं उसी में से आप एटलीस्ट 5-6 लिख देना, वो वाला सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाला हो जाएगा. नेक्स्ट बेटा इन्होंने आपको क्वेश्चन दिया है डिस्क्राइब 4 factors which contribute to the treatment of psychological distress. सेम बेटा यही वाला है,
साइकोलॉजिकल थेरेपी, इसके कौन कौन से इन्होंने बोला है 4 फैक्टर्स। तो आप देख लो ये वाला क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है और जबकि है भी इजी। अब बेटा क्लास ख़त्म करने का टाइम आ रहा है और इसमें 2 क्वेश्चंस रह रहे हैं, बड़े इजी से क्वेश्चंस हैं। इन्होंने हमको एक क्वेश्चन दिया है बेटा, इन द लास्ट फ्यू ईयर्स मोनिका हैज़ हैड टू फेस मैनी डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस। Quite often she finds herself asking questions about the meaning of life. How will existential therapy alleviate her distress and help her achieve a sense of wholeness? बेटा इन्होंने पूछा है एक्सिस्टेंशियल थेरेपी कैसे हेल्प करेगी, क्योंकि उसको ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई भी चीज़ उसकी लाइफ में ठीक नहीं हो रही। तो आप बोलेंगे ह्यूमनिस्टिक एक्सिस्टेंशियल थेरेपीज आर ऑफ 3 कैटेगरीज, लोगोथेरेपी, क्लाइंट सेंटर थेरेपी, जेस्टाल्ट थेरेपी। और बेटा इसके बाद फिर आप इसमें से कोई भी एक थेरेपी को उठा के एक्सप्लेन कर दोगे। तो आप उसमें क्या लिखोगे, पहले ये तीनों लिख दिया, फिर आपने लिखा लोगस इज द ग्रीक वर्ड फॉर सोल या ट्रीटमेंट फॉर द सोल। फिर बेटा उसके बाद आप इसमें सबसे इंपॉर्टेंट लिखना शुरू करोगे, द थेरेपिस्ट विल बी ओपन टू मोनिका, he will share his feelings, values and her own existence with the client, with Monica. तो आप ट्रीटमेंट दे रहे हो, आप बोले लोगोथेरेपी विल बी एप्लीकेबल, लोगो का मतलब समझा दिया आपने। और फिर बेटा आपने लिखना शुरू किया, आपने बोला द थेरेपिस्ट विल बी ओपन एंड शेयर हिज फीलिंग्स, वैल्यूज एंड हिज ओन एग्जिस्टेंस विद मोनिका। सबसे पहले वो अपनी फीलिंग्स उसके साथ शेयर करेगा। फिर आपने सेकंड पॉइंट पे लिखा द थेरेपिस्ट विल एनकरेज और मोनिका टू फाइंड मीनिंग इन हर लाइफ। उसको एनकरेज करेगा, पहले अपनी फीलिंग्स बता दी फिर उसको बता रहा है। फिर बेटा द थेरेपिस्ट विल हेल्प मोनिका टू फाइंड मीनिंग एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लाइफ इररिस्पेक्टिव ऑफ द लाइफ सर्कमस्टांसेस। फिर बेटा आप नेक्स्ट में लिखोगे द एम्फेसिस थेरेपिस्ट विल गिव ऑन हियर एंड नाउ, and beta last में transference will be discouraged. So in this way Monica will be able to get back to her normal self. मैम अगर हम इसमें क्लाइंट सेंटर्ड करें, हाँ ठीक है, तो उसके हिसाब से बता देना, क्योंकि इन्होंने तो एक्सिस्टेंशियल थेरेपी बताई है। तो एक्सिस्टेंशियल थेरेपी आर ऑफ 3 टाइप्स तुमने लिखा, वो तीनों को आपने बेटा लिख दिया, फिर कहने लगे आपने एक को डिस्क्राइब कर दिया, वो आपकी मर्जी, किसी को भी उसमें से कर दो। तो ये हमने ट्रीटमेंट दिया उसको। लास्ट क्वेश्चन बेटा आज की क्लास के लिए है, आयशा हैज़ बीन फीलिंग एंग्शियस एंड डिप्रेस्ड. She is convinced that no one loves her and that would be very difficult for her to succeed. How will Beck's cognitive therapy help her deal with the negative thoughts? ये तो बेटा बहुत ही आसान है, इसमें तो उन्होंने डायरेक्ट पूछ लिया उसकी थेरेपी क्या काम करेगी। तो बेटा जैसे ही आप इसको लिखने के लिए जाओगे तो आप सबसे पहले इसमें लिख दो कि ये होता क्या है। तो आप कैसे समझाओगे इसको, इन्होंने इसमें पूछा ही है बेटा कि आप कॉग्निटिव थेरेपी बेक वाली बताओ। तो बेक वाली आपको पता ही है, कॉग्निटिव थेरेपी इज ऑफ कोर, स्कीमाज और सिस्टम्स, है ना। तो आप बोलोगे द एरन बैक्स थ्योरी इज ऑफ कोर, स्कीमाज और सिस्टम्स. इट इंक्लूड्स बिलीव्स एंड एक्शन पैटर्न्स इन द इंडिविजुअल. फिर उसके बाद इन्होंने पूछा है वो ठीक कैसे करेगा, तो बेटा आप इसको ऐसे ही लिखोगे क्या, द थेरेपिस्ट विल यूज क्वेश्चनिंग which will be gentle and make Aisha think in a direction beta and make Aisha think in direction opposite to that of the negative automatic thoughts. मैंने बताया था बेटा इस वाली थेरेपी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है कोर स्कीमास वाले में वो नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स जो से आ रहे हैं. So the therapist will start gentle questioning, gentle interview with Aisha, and he or she will promote Aisha to think just in opposite to her negative automatic thoughts. Beta, for example, why she thinks that everybody should love, what does success means to her, what is the utility of life for her, what does she want to achieve in life, these kind of questions. The therapist in this way will get an insight into the core schema of Aisha. उसके कोर स्कीमा का इंसाइट मिल जाएगा. After this, after getting the insight, the therapist will
try to alter, to change the cognitive structure. उसको change करेगा. And this cognitive restructuring will reduce anxiety and depression. बेटा फिर आप बोलोगे the therapist will focus only on the specific problem of Aisha. He will not relate to any past event. ठीक है, तो इस वाले में बेटा ये भी इन लोगों ने क्वेश्चन जितना का भी हमें दिया था, तो हमने थोड़ा सा कोरस के मास के बारे में जो उसका ट्रीटमेंट है उस पर फोकस किया, क्योंकि आप क्वेश्चन में देखो वो ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्लास में बेटा आगे के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. लिख करके देखना, सिर्फ सुनने से, सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलेगा. इफ़ यू हैव टू स्कोर वेल, यू शुड राइट डाउन. बाय, फिर मिलते हैं.